गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को क्या कर लेते हैं बच्चा, पाचित कर लेते हैं, और ये पाचित करके कोशिका को क्या करते हैं, एक तरह से साफ करते हैं। मतलब लाइसोसोम जो कोई भी बाहर का पदार्थ आएगा या कोशिका के अंदर जो डैमेज चीज़ें हैं उनको पाचित करके साफ कर देते हैं। सेल को कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो गया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं जो कभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी कि जो कोशिका की जो मेटाबॉलिज्म होती है में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। यानी जब भी कोई मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम आती है सेल्स के अंदर और कोशिका डैमेज हो जाती है या डेड हो जाती है तो लाइसोसोम ऑटोमेटिकली फट जाते हैं और ये एंजाइम अपनी ही सेल्स को क्या कर लेते हैं बच्चा, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और जिन एंजाइमों का निर्माण कौन करता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हेयर कैमिलोगोल्जी, ये एक जो ब्लॉक है ये पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनेल्स के रिगार्डिंग लिखा गया है। सो कैमिलोगोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 में हुआ और ब्रेसिका के समीप कोरेटोनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का स्टडी करी और 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबियो टेग्रोसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज में इस अस्पताल में किचन में तंत्रिका तंत्र पर की, अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की खोज। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान करी। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज़ करा और विशेषतः ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में उन्होंने सैंटियागो रेमिनो कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेयर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजलीघर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, के रूप में क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए ATP में संचित ऊर्जा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर्ड होता है ये। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, पोर्स वाली होती है। भीतरी झिल्ली अधिक वलित होती है यानी फोल्डेड होती है और ये वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र देते हैं, सरफेस एरिया बड़ा कर देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका खुद का DNA तथा राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं ही बनाते हैं बच्चा। नाउ तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया आपका, कोशिका का बिजलीघर, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल जो प्लास्टिड होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका आ गया क्रोमोप्लास्ट, जिसे रंगीन प्लास्टिड कहते हैं। दूसरा आ गया ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम श्वेत या रंगहीन कहते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, ये हमें मालूम ही है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ को संचित किया जाता है। प्लास्टिड्स की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाले परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा क्या होते हैं बच्चा, राइबोसोम। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना DNA था और प्लास्टिड्स के पास भी अपना DNA राइबोसोम्स है। नाउ अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, रसधानियों की। रसधानियाँ ठोस तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं
जंतु कोशिकाओं में रसदानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसदानियाँ कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की रसदानियाँ की माप का आयतन लगभग 50 से 90% तक होता है, यानी काफ़ी बड़ी होती हैं, पूरे सेल्स के अंदर ही वही होती हैं 90% तक। पादप कोशिकाओं की रसदानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं की स्फीति तथा उसको कठोरता प्रदान करती हैं। कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान कर रही हैं। पौधों के लिए आवश्यक है बहुत से पदार्थ रसदानी में स्थित होते हैं। बहुत से आवश्यक पदार्थ रसदानी में स्थित होते हैं। ये एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं जो ये होते हैं पदार्थ। एक कोशिक जीवों में जैसे अमीबा की खाद्य रसदानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसदानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है, इसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है, मतलब सारी क्रियाएं इसी से होती हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अगली क्लास में बच्चा अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।